पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। क्या अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाकर ब्राह्मण कार्ड चल दिया है? क्या पीडीए यानी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वाली राजनीति को अखिलेश ने विस्तार देने के लिए एक ब्राह्मण नेता को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया है, या फिर पिछड़ों दलितों के साथ ये उनका धोखा है, जैसा कि आरोप राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लगा रहे हैं? उन्होंने एक्स पर लिखा कि यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने पर श्री माता प्रसाद पांडे जी को बधाई है। उम्मीद है रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, परंतु सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने पिछड़ों दलितों को धोखा दिया है। सपा के पीडीए का मतलब बहुत बड़ा धोखा है। भाजपा 2027 में 2017 की विजय दोहराएगी। लेकिन 2027 से पहले 2024 में ही विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इन उपचुनावों में विजय दोहराने की चुनौती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जैसा झटका यूपी में लगा, उस पर बहुत तो नहीं लेकिन कुछ हद तक मरहम लगाने का काम चुनाव के नतीजे कर सकते हैं। क्या पीडीए के बाद ब्राह्मण चेहरे पर अखिलेश यादव का दाव इन उपचुनावों में भी समाजवादी पार्टी की पौ बारह करा देगी? क्या जिन ब्राह्मणों को बीजेपी का परंपरागत वोट माना जा रहा था, वो समाजवादी पार्टी की तरफ झुकेगा? जिस पीडीए की दुहाई देकर समाजवादी पार्टी को यूपी में इस लोकसभा चुनाव में शानदार जीत मिली, क्या उस पीडीए में आने वाले तबकों को ऐसा तो नहीं लगेगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, जैसा केशव प्रसाद मौर्य बता रहे हैं? इन सवालों के जवाब तलाशने से पहले ये जानना जरूरी है कि अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में विपक्ष का नेता क्यों बनाया। पहली बात तो ये है कि अखिलेश यादव अपने वर्चस्व के साथ कोई जोखिम जोड़ना नहीं चाहते, नहीं तो पार्टी में प्रभुत्व और यूपी की राजनीति में वर्चस्व के लिहाज से उनके चाचा शिवपाल यादव का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में चल रहा था। अखिलेश के सांसद बनने के बाद वो विपक्ष के नेता हो सकते थे, उनको भी कुछ उम्मीद रही होगी और शायद कुछ नहीं भी रही होगी। लेकिन जो राजनीति की बारीकियों और पेचीदगियों को समझते हैं, उन्हें इतना अंदाजा तो रहा ही होगा कि शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष बनाने में अखिलेश को खतरा नजर आ रहा होगा। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि शिवपाल हमेशा से अपने आप को अखिलेश से बड़ा नेता मानते रहे हैं। दूसरे, शिवपाल की महत्वाकांक्षाएं तब से ही सतह पर तैर रही हैं जब 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए थे। अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते आखिरी दिनों में शिवपाल से अखिलेश की दूरी इतनी बढ़ गई कि मुलायम सिंह यादव के सामने पब्लिक के बीच ही मंच पर हाथापाई की नौबत आ गई थी। इसके बाद शिवपाल ने अपनी पार्टी भी बना ली थी। शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष ना बनाने के पीछे दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि शायद अखिलेश यादव ये संदेश नहीं देना चाहते थे कि उनकी पार्टी यादवों को ही तवज्जो देती है, यानी पार्टी के विस्तार के लिए जिस तरह वो दूसरी जातियों को जोड़ने में जुटे हैं, उसमें शिवपाल फिट नहीं बैठ रहे थे। फिर आखिर में एक बड़ी वजह परिवारवाद की रही होगी। हर जगह परिवार के ही लोग रहेंगे, ये बातें तो उठती ही हैं। समाजवादी पार्टी के लोकसभा में यादव जाति से 5 सांसद हैं और 5 अखिलेश यादव के परिवार से। पार्टी के लोकसभा में नेता स्वयं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष स्वयं अखिलेश यादव, राज्यसभा में पार्टी के नेता राम गोपाल यादव जो अखिलेश यादव के ही चचेरे चाचा हैं। ऐसे में संपूर्ण परिवारवाद से बचने की ये एक कोशिश हो सकती है। मिला जुलाकर अखिलेश ने शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष ना बनाकर उनके पर कतर दिए हैं। अब उनके पास इतने ही पर हैं कि वो फड़फड़ा सकते हैं, लेकिन उड़ान नहीं भर सकते। देखिए, हमें गच्चा नहीं मिला है। देखिए, पांडे जी बहुत सीनियर हैं। ठीक है।
बहुत सीनियर है और हम लोग देखिए समाजवादी हैं और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहाँ पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए फिर हम कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। यादव और पिछड़ी राजनीति का नेतृत्व तो अपनी पार्टी में अखिलेश यादव और उनका पूरा कुनबा कर ही रहा है। ऐसे में सवाल था कि क्या किसी दलित चेहरे को विधानसभा में अखिलेश पार्टी का नेतृत्व देते, क्योंकि इस बार की समाजवादी पार्टी की जीत में दलितों की बड़ी भूमिका रही। जिस तरह मायावती के निष्क्रिय होने से दलित बीएसपी से छिटके हैं, ऐसे में उन्हें जोड़कर रखने की चुनौती अखिलेश के सामने थी। इसलिए माना जा रहा था कि अखिलेश किसी दलित को भी ये महती भूमिका दे सकते हैं। दलितों में 2 नाम सामने आए, एक इंद्रजीत सरोज और दूसरा तूफानी सरोज का। इंद्रजीत सरोज 5 बार के विधायक हैं और उसी क्षेत्र से आते हैं जिधर से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आते हैं। अभी तक शिवपाल की तरह सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा थी वो इंद्रजीत सरोज ही थे। इसकी एक बड़ी वजह इनका अखिलेश के नेता प्रतिपक्ष रहते सदन में उप नेता होना था, लेकिन इन्हें मौका नहीं मिला। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि इंद्रजीत 6 साल पहले ही समाजवादी पार्टी में आए। इससे पहले वो बीएसपी में थे, इसलिए पार्टी में उनके नाम पर सहमति नहीं बन पाई। समाजवादी पार्टी में पहले ही जो दलित नेता मौजूद हैं, उनमें तूफानी सरोज का नाम सबसे ऊपर चल रहा था। 3 बार के विधायक भी हैं, लेकिन इनके खिलाफ ये तर्क गया कि बहुत सारे सीनियर नेताओं के होते इनको कैसे नेता प्रतिपक्ष जैसा पद दे दिया जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी के सर्वकालिक श्रेष्ठ प्रदर्शन का बहुत हद तक श्रेय मुस्लिम वोटों को भी जाता है। मुसलमानों के मन में मुलायम सिंह यादव के प्रति बेहद सम्मान और विश्वास का भाव रहा है। लेकिन 1992 में वजूद में आने के बाद से 8 लोकसभा चुनाव में अब की बार समाजवादी पार्टी ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसमें मुस्लिम वोटों की बेहद निर्णायक और अहम भूमिका रही। तो ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव किसी मुस्लिम चेहरे को भी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने बिठा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी एक वजह तो ये बताई गई कि विधानसभा में कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा है ही नहीं, यानी आजम खान के कद का। फिर अंदर का डर ये भी हो सकता है कि कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने नेता प्रतिपक्ष किसी मुस्लिम के होने से मामला हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का न हो जाए। हालांकि कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक बनाकर समीकरण साधने की कोशिश की गई है। इन हालात के बीच 81 साल के माता प्रसाद पांडे की लॉटरी लग गई है। वो इस वक्त सिद्धार्थनगर की इटवा सीट से विधायक हैं। इनका राजनीतिक करियर 1980 में पहली बार विधायक बनने से परवान चढ़ा। अखिलेश ने बड़ी चतुराई से माता प्रसाद पांडे का नाम आगे कर दिया, जिनका संबंध शिवपाल से भी मधुर बताया जाता है। यानी शिवपाल अपना गम छुपाकर खुशियां दिखाने के लिए मजबूर होंगे। तो ये सब तो समाजवादी पार्टी की अंदरूनी राजनीति है, लेकिन इससे आगे अखिलेश यादव ने PDA+B वाले फॉर्मूला को आगे बढ़ाने का सोचा है। यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम और ब्राह्मण यानी सवर्णों में ब्राह्मण वोटों को जोड़ने की अखिलेश की एक राजनीतिक कोशिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय फलक पर उभरने के बाद से यानी 2014 के लोकसभा चुनाव से ही ब्राह्मण और राजपूत वोट बीजेपी के साथ जाते थे, जबकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दोनों सवर्ण जातियों का दबदबा और प्रभाव है। इनके साथ ही दोनों जातियां राजनीतिक रूप से एक दूसरे के साथ सहज नहीं रहती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में तमाम बड़े पदों पर ब्राह्मण जरूर रहे या हैं, लेकिन राजनीतिक ध्वनि यही निकाली जाती रही कि ब्राह्मणों को उनका उचित हक नहीं मिला। जबकि योगी आदित्यनाथ के पिछले कार्यकाल में दिनेश शर्मा और इस कार्यकाल में ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं। इन दिनों ये खबर भी तेजी से चल रही है कि उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से
बन नहीं रही है, बल्कि पिछले कुछ समय से ये भी खबर चल रही है कि मुख्यमंत्री की बैठकों में दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं जाते। अगर केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ों का हिमायती बनते हैं तो ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों के, लेकिन ब्रजेश पाठक जहां भूतपूर्व बसपाई हैं, वहीं केशव प्रसाद मौर्य पिछले विधानसभा चुनाव में सिराथू सीट से हार गए थे, जबकि यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की थी। इसके बावजूद योगी मंत्रिमंडल में उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद मिला। जाहिर है अखिलेश यादव का ब्राह्मण कार्ड बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती तो है ही। लोकसभा चुनाव का ट्रेंड विधानसभा के उपचुनाव में कहीं दोहराया गया तो ये चुनौती और भी बड़ी हो जाएगी। लेकिन राजनीति में हमेशा 2+2 = 4 नहीं होता। कभी वो 2 रह जाता है तो कभी 22 और कभी 1 तो कभी 0 भी। इसलिए विधानसभा में ब्राह्मण को नेता प्रतिपक्ष बनाकर अखिलेश यादव ने ब्राह्मण वोटों को रिझाने की जो कोशिश की है वो कितना कामयाब होगी ये अभी बताना मुश्किल है। आप याद कीजिए कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने ब्राह्मण वोटों को रिझाने की भरपूर कोशिश की थी। इसके लिए परशुराम पूजा के जरिए ब्राह्मण वोटों को जोड़ने में पूरी ताकत भिड़ा दी, फिर भी ब्राह्मण वोट बीजेपी को ही ज्यादा मिले। 2022 के विधानसभा चुनाव में 89% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया, यानी 2017 की तुलना में 6% ज्यादा। इससे ब्राह्मणों ने उस चुनावी नैरेटिव को खारिज कर दिया था कि यूपी में ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसे 6% ब्राह्मण वोट मिले, जबकि 2017 में उसे 7% वोट मिले थे, यानी समाजवादी पार्टी को 1% ब्राह्मण वोट कम हो गए। अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव के दौरान ही रायबरेली के ऊंचा हार से विधायक मनोज पांडे ने गच्चा दे दिया था। वो बीजेपी के साथ चले गए थे। जाहिर है बीजेपी ने उन्हें तोड़कर रायबरेली में ब्राह्मण वोटों को तोड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन इससे उसको कोई फायदा नहीं हुआ। बीजेपी के उम्मीदवार को राहुल गांधी ने 3,90,000 वोटों से हरा दिया। और यहाँ राहुल गांधी से याद आया कि कांग्रेस भी ब्राह्मण वोटों पर नजर गड़ाए बैठी है। राहुल गांधी तो जनेऊधारी पंडित हैं ही, तो क्या एक ब्राह्मण को नेता प्रतिपक्ष बनाकर अखिलेश यादव ने कांग्रेस के कोटे में जाने वाले वोटों में सेंध लगाने की कोशिश की है? ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि इंडिया ब्लॉक के यूपी वाले गठबंधन में समाजवादी पार्टी पिछड़ों के वोट का दावेदार बनती है, तो कांग्रेस ब्राह्मण और दलितों का। अखिलेश के नए दांव से कांग्रेस सतर्क हो सकती है कि हाथ मिलाकर कहीं अखिलेश यादव राहुल गांधी को यूपी में खाली हाथ न छोड़ दें। यानी अखिलेश का ये नया प्रयोग नए राजनीतिक संयोग को जन्म दे सकता है। फिर भी अखिलेश यादव ने ये जरूर किया है कि एक ऐसे नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया है जो शांत स्वभाव के हैं, विनम्र हैं, पुरानी परंपरा के प्रतीकों से हैं और सर्वसमावेशी गुणों वाले माने जाते हैं। विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाए जाने के लिए उन्हें बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इससे हमें मदद मिलेगी। नमस्कार।